हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपके आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। इस बार आरएस प्रीलिम्स के अंदर है वो मैथ सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो 8 प्रश्नों में से 1-2 क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी प्रश्नों का जो लेवल और सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी था। तो आज हम उन 8 प्रश्नों का यहाँ पर है वो सॉल्यूशन देखेंगे और पूरे डिटेल तरीके से देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से है उनका सॉल्यूशन और एग्जैक्ट आंसर उनका क्या निकलता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा और आपको मेंस एग्जाम के लिए है वो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं मैथ्स के सभी 8 क्वेश्चंस को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 103 की। अब इसके अंदर हमको क्या दे रखा था कि m पुरुष और n महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठे। कोई भी 2 महिलाएं है वो एक साथ में नहीं बैठनी चाहिए, जबकि m इज ग्रेटर देन n दे रखा था। m का रिजल्ट है वो n से बड़ा दे रखा था। तो देखो यहाँ पर क्या है, m का रिजल्ट n से बड़ा है और m यहाँ पर पुरुष है और n है वो महिलाएं है और कोई भी महिला है वो साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो इसका एक अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे m की जगह हम ले ले 4 पुरुष और n की जगह हम ले ले 3 महिलाएं। n हमको कम लेना पड़ेगा पुरुष से, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि m है वो n से ज़्यादा है। ठीक है, पुरुष है वो महिलाओं से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लेकर चले। अब यहाँ पर अगर हम पुरुषों को पहले फिक्स कर लें, उनको अगर हम उनके स्थान पर बिठा दें, 4 पुरुषों को उनके स्थान पर बिठा दें, तो अब हमारे पास में जो महिलाएं है, महिलाएं कितनी है, 3। तो महिलाओं को बिठाने के लिए हमारे पास स्थान कितने रह गए, 1 2 3 4 और 5। महिलाओं को बिठाने के लिए हमारे पास 5 स्थान हो गए। तो 5 स्थान और बिठानी कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं बिठानी है। तो ये जो 5 स्थान है वो पुरुषों की संख्या से ठीक 1 ज्यादा है। पुरुष कितने थे, 4 और यहाँ पर स्थान कितने हैं, 5। तो पुरुषों की संख्या से ठीक 1 ज्यादा यहाँ पर है वो स्थान हमको मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हमने क्या पुरुषों को फिक्स कर लिया है। तो पुरुषों को फिक्स करने पर पुरुष की संख्या हमको m दे रखी है, तो उसको हम फिक्स करने पर उसको ले लेंगे फैक्टोरियल m। पुरुषों का स्थान हमने निश्चित कर लिया है। अब हमको यहाँ पर महिलाओं का स्थान है वो निश्चित करना था। तो हमने देखा कि महिलाओं का स्थान पुरुषों से ठीक 1 ज्यादा आ रहा है। तो महिलाएं कितनी है, n है, लेकिन पुरुषों से ठीक 1 ज्यादा आ रहा है। तो पुरुषों से ठीक 1 ज्यादा स्थान के लिए हम क्या लेंगे, पुरुष m है और उससे ठीक 1 ज्यादा स्थान क्या हो जाएगा, m+1। अब m+1 स्थान में महिलाएं कितनी बिठानी है, महिलाएं n है, तो महिलाएं हमको बिठानी है n। तो यहाँ पर हमें वो परमुटेशन लेंगे m+1 pn। तो जब भी कभी ऑर्डर की बात की जाती है तो परमुटेशन लिया जाएगा। तो यहाँ पर है वो क्रमचय के हिसाब से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्रमचय का जो फॉर्मूला होता है NPR वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो ये यहाँ फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल m डॉट NPR के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल m+1। n की जगह n है तो यहाँ पर m+1 की जगह m+1 हो गया फैक्टोरियल में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, n में से r को माइनस करते हैं फैक्टोरियल में, तो यहाँ पर ऊपर जो m+1 है इसमें से मैं n को माइनस कर लूंगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फैक्टोरियल m डॉट फैक्टोरियल m+1 अपॉन फैक्टोरियल m+1 माइनस n, या फिर m-n+1। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 94 जो आरएस प्रीलिम्स के पेपर में था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, कैपिटल S है वो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त के अंदर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पर वृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका एरिया हमको दे रखा है यहाँ पर t। ठीक है, t एरिया दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो वृत्त के अंदर है, और उसी वृत्त के अंदर अगर हमको वर्ग दे रखा है तो उसका एरिया यहाँ पर s दे रखा है। तो s और t के बीच में वहां पर क्या रिलेशन होगा वो ऑप्शन हमको यहाँ पर है वो चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ कंडीशन पता है कि जो वृत्त के अंदर जो वर्ग है तो वर्ग के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√2। ठीक है, ये कंडीशन डायरेक्टली हमको याद करनी होती है। और इसी तरह से यहां पर त्रिभुज के
परिवृत्त की त्रिज्या वो होती है a/√3। तो हमारे पास में यहाँ पर रेडियस दोनों की निकल गई है। यहाँ पर रेडियस r निकली a/√2 और यहाँ रेडियस निकली r = a/√3। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वर्ग के अंदर वर्ग की जो साइड है a भुजा है उसका मैं रिजल्ट निकालता हूं, तो वो रिजल्ट हो जाएगा r√2 और यहाँ से जो संभव त्रिभुज है उसकी भुजा का रिजल्ट निकल जाएगा r√3। यहाँ वज्र गुणा करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास a और r दोनों ही a का रिजल्ट निकल जाएगा, दोनों की साइड का रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ पर ये साइड है वो वर्ग की साइड है और यहाँ पर ये साइड है ये संभव त्रिभुज की साइड है। ठीक है, तो यहाँ से इनके एरिया की बात की गई है, तो अब हम यहाँ पर उनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल जो वृत्त के अंदर स्थित है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एस कहा गया है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा r√2 का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर r हो जाएगा और यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का संभव त्रिभुज का, वो t दे रखा है। ठीक है, तो t है वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पर अपने पास में a है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा r√3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर r स्क्वायर फिर √3 यहाँ दे रखा है और 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3√3/4। तो हमारे पास में यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आया और ये एरिया ऑफ स्क्वायर आया अंडर द सर्किल। हमको जो गिवन दे रखा है, जो सर्किल दे रखा है उसके अंडर में, उसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास में एरिया निकल गया है त्रिभुज का, संभव त्रिभुज का और वर्ग का। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको है वो बिठाना है। तो देखो यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर कॉमन है दोनों की रेडियस। दोनों की रेडियस या कॉमन है, और दोनों की रेडियस कॉमन क्यों है, क्योंकि दोनों सर्किल ही एक है, तो दोनों की त्रिज्या भी एक ही होगी। तो यहाँ पर हम रेडियस का रिजल्ट निकालेंगे। इससे रेडियस का रिजल्ट निकलेगा r² = 40/3√3 और यहां से रेडियस का रिजल्ट निकलेगा r² = s/2, r² = s/2 और यहां से r² = 40/3√3। तो दोनों ही रिजल्ट r² है, तो r² के इक्वल रहता है। उस केस के अंदर यहां से मिल जाएगा हमको s/2 और यहां से मिल जाएगा हमको 40/3√3। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वज्र गुणा से हम देखेंगे तो यहां आ जाएगा 3√3s और 2 × 4 तो हो जाएगा 80। तो 3√3s = 80 इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 97, उसके अंदर हमको है वो दे रखा है कि एक मूलधन का 2/3 भाग है वो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाया गया है और शेष बचे मूलधन को 15% सरल ब्याज की दर से डाकघर में जमा करवाया गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये कह रहा है कि तो यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों का अंतर 480 रुपये है तो कुल वहाँ पर है वो मूलधन, कुल प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा सावधानी से करें तो इजीली इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते थे। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर हमको टोटल जो अमाउंट है, इस क्वेश्चन के अंदर हम टोटल जो अमाउंट है वो 100 की यूनिट में लेकर चलेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 100 लेकर चलेंगे, क्योंकि जब कभी भी परसेंटेज दे रखे होते हैं तो परसेंटेज में टोटल अमाउंट हम 100 की यूनिट में लेकर चलते हैं उसको इजीली और जल्दी से सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि उस टोटल अमाउंट का जो है वो 2/3, टोटल अमाउंट का 2/3 पार्ट है वो वहां पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो जमा करवा रहा है। तो यहां पर देखो 2/3, देखो मतलब टोटल अगर भाग 3 है तो उसका दूसरा भाग वहां पर जमा करवा रहा है। टोटल भाग 3 है तो उसका दूसरा भाग है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करवा रहा है। तो टोटल भाग 3 है तो उसको मैं यहाँ पर 100 की यूनिट के अकॉर्डिंग 300 लेकर चलूंगा और उसके बाद में यहाँ पर मैं ले लूंगा 200। ठीक है, 300 टोटल भाग है और उसमें से जो है वो दूसरा भाग उसका वो 200 हो जाएगा और बचा हुआ भाग है उसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर है वो 10% है वो प्रति वर्ष
10%, यहाँ पर आपको दर दे रखी है, रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 10% दे रखा है, और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है वो 2 ईयर का दे रखा है, दोनों के अंदर 2 वर्षों का अंतर की बात कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको रेट दे रखी है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यहाँ पर बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। तो यहाँ पर 100 रुपीज है वो रेस्ट ऑफ अमाउंट 100 रुपीज है वो 15% की दर से इन्वेस्ट कर रहा है डाकघर के अंदर, और यहाँ पर भी टाइम है 2 ईयर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। फिर अपन जो सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ए इक्वल टू, अब प्रिंसिपल यहाँ पर हमको दे रखा है 200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, और टाइम हमको दे रखा है 2 ईयर का। तो ए इक्वल टू 200 डॉट 110/100 इंटू 110/100। कैलकुलेशन करने पर 20 से 20 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने पर हमको मिलेगा 22 इंटू 11। तो हमारे पास में 242 रुपए है वो इसका मूलधन मिश्र धन आएगा, ठीक है। अब मिश्र धन 242 रुपए आया है, मूलधन हमारे पास 200 रुपए था, तो इजीली हम यहाँ से वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं CI। तो CI क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 242 माइनस 200, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा इसका 42 रुपीज। तो 42 इसका जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर है वो सिंपल इंटरेस्ट लेकर चलेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। मूलधन यहाँ पर हमको दे रखा है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 15%, और टाइम हमको दे रखा है 2 ईयर। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 रिमूव हो जाएंगे, तो 15 दूने 30। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आएगा 30 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 42 रुपीज। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 ईयर का, 2 ईयर के लिए निकाला हमने, वो हमारे पास निकलेगा 42 माइनस 30 रुपीज। तो हमारे पास हो जाएगा इसका रिजल्ट 12 रुपीज। अब ये जो 12 रुपीज है वो उनका 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो 480 रुपीज है। तो 12 है वो 480 रुपीज के इक्वल हो गया। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480/12। तो कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा 40 रुपीज। अब यहाँ पर हमको पूछा गया है कि कुल जो उसका मूलधन है उसने इन्वेस्ट कितना पैसा किया है। तो यहाँ पर देखो टोटल हम कितना लेकर चले थे, 300। तो 300 को आप 40 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका रिजल्ट आएगा 12,000। तो उसने टोटल है वो 12,000 रुपए है वो मूलधन बैंक में और डाकघर में जमा करवाए। थैंक यू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 96 था, उसके अंदर यहाँ पर हमको दे रखा है माध्यिका को ए कहा गया है और बहुलक को वहाँ पर मॉड को बी कहा गया है, और हमको रिलेशन दे रखा है माध्यिका और बहुलक के बीच में 7 टाइम्स ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 9c, और c का रिजल्ट पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, यहाँ पर जो माध्यिका मीडियन माध्यिका बहुलक और माध्य के बीच में जो रिलेशन होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मध्यमान इज इक्वल टू बहुलक, बहुत से बच्चों ने वो यहाँ पर कंसेप्ट लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये क्वेश्चन उससे नहीं हो रहा था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन ही है, इसको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर भी है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है, लगभग आ रहा है, एग्जैक्टली हमको यहाँ पर इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को लॉन्ग सॉल्यूशन से हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक, और उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर मीडियन माध्यिका निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दे रखी है 7, और 7 के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 से 90। तो ये आपका हो गया यहाँ पर बहुलक वर्ग हो गया 60 से 90। तो बहुलक वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा है वो आपकी L इक्वल टू हो गई 60, जो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर बहुलक का। बहुलक मॉड है उसको रिप्रेजेंट Z से करते हैं, बट यहाँ पर जनरली इसने यहाँ पर B बोला है तो हम B लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बहुलक B इक्वल टू जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला हमारे पास में पूरा इसका। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो L का रिजल्ट हमने निकाल दिया 60। अब हम बात करेंगे F0, F1 और F2 की।
तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है वो अपना रहता है F1, ये अपना है F1, ये रहता है F0 और ये लास्ट वाला हो जाएगा F2। बहुलक वर्ग के ठीक सामने की बारंबारता F1 होती है, फिर इसके ठीक ऊपर वाली F0 और उसके ठीक नीचे वाली F2। तो देखो जैसे यहाँ पर है वो सीक्वेंस है, उसका ऑर्डर है पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो इजीली हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर F0, F1 और F2 का रिजल्ट हम यहाँ पुट करेंगे और Z का रिजल्ट निकालेंगे। तो L का रिजल्ट हमारे पास में यहाँ पर 60 है, 60 प्लस F1 हमारे पास 7 माइनस F0 5 है, फिर उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ F1 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, माइनस F0 5 और माइनस F2 हमारे पास में 4 है। और H उनका जो वर्ग अंतराल है सबका हम देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस उनका जो आ रहा है H है वो 30 का डिफरेंस आ रहा है, 30 का अंतराल आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब यहाँ पर जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे 22 इसका रिजल्ट आएगा, 72 हमको बहुलक मिला, बहुलक का रिजल्ट हमारे पास में आ गया 72। ठीक है, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर है वो मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको n अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो n अपॉन 2, तो n हमारे पास में यहाँ पर CF इसके लिए सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे CF में ये 4 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 7 16 हो जाएगा और 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ FI ये हमारे पास में 20 आना चाहिए इसका सम, और ये लास्ट वाला रिजल्ट हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट हमने निकाला है। अब हम यहाँ पर n अपॉन 2 करके देखते हैं, तो सिग्मा ऑफ FI ही अपना जो है वो कैपिटल N होता है, तो 20 अपॉन 2 ये हो जाएगा 10। तो 10 या 10 से ठीक बड़ी यहाँ पर हम संचयी बारंबारता देखते हैं, तो 10 या 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ आ रही है 16, तो यहाँ पर हमारा संचयी वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 60 से 90, ये संचयी वर्ग हो गया और उसकी निम्न सीमा हो जाएगी 60। L का रिजल्ट हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो L का रिजल्ट 60 हो गया, n अपॉन 2 अभी हमने निकाला 10 है। फिर संचयी बारंबारता जो संचयी वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता होती है वो संचयी बारंबारता होती है, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 9। और फिर F संचयी वर्ग के ठीक सामने की बारंबारता वो अपना F होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, तो वो दे रखा है 7। और H वर्ग अंतराल कॉमन ही है दोनों के अंदर, यहाँ 30 का वर्ग अंतराल है इसमें भी। अब इसको हम कैलकुलेट, हमारे पास जो मीडियन आएगी वो हो जाएगी 66.29। ठीक है, और इस मीडियन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा गया है, A कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A का भी रिजल्ट है और हमारे पास यहाँ पर है वो B का भी रिजल्ट आ चुका है, बहुलक का भी रिजल्ट आ चुका है। तो A और B का रिजल्ट अब यहाँ पर हम रख देंगे, जो कंडीशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है हमको बहुलक और माध्यिका के बीच में, तो वो क्या दे रखा है 7 टाइम्स ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 9C। अब देखो 7 टाइम्स ऑफ B हमारे पास में यहाँ पर है 72 और A हमारे पास में है 64.29 इज इक्वल टू 9C। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास C का रिजल्ट निकलेगा 5.99। ठीक है, 5.99 दैट मीन्स ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6 के करीब, 6 के पास में है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो 6 होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 95 हमको दे रखा था, इसके अंदर हमको फास्टेस्ट रन स्कोरर के बारे में पूछा गया था कि इन PQRS में से किसने है वो सबसे तेज गति से रन बनाए। तो यहाँ पर देखो सीधा सा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना था, कुल रन बटा कुल गेंद इंटू 100, तो उससे प्रतिशत निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा कि सबसे फास्टेस्ट रन है वो किसने बनाए। तो यहाँ पर P के लिए कुल रन उसके ऐड कर दिया और कुल यहाँ पर बॉलों की संख्या नीचे आ गई, तो उसका परसेंटेज हुआ 55.10। इस तरह से हमने सबके परसेंटेज निकाले, तो सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज आ रहा है वो Q के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है वो Q ने सबसे फास्टेस्ट रन यहाँ पर बनाए। थैंक यू। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं हम, इसमें ये कहा गया कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय यहाँ पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जगह इस मल्टीप्लाई करवाना 5/3 से और गुणा करवा दिया 3/5 से, तो जरूर यहाँ पर त्रुटि हुई है। ठीक है ना, रिजल्ट यहाँ पर है या तो बड़ा होगा या कम हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हर के अंदर जो रिजल्ट है वो जो रेशियो है हम उसको इक्वल बनाते हैं। तो 5/3 और 3/5 इसको हम मल्टीप्लाई करवा, 5/3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5/5 से और 3/5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3/3 से, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 25 और यहाँ हो गया 15, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 15। तो यहाँ पर
15 से 15 हट जाएगा और रेशियो हमारे पास में मिलेगा 25 और 9 का। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, आना तो था 25 लेकिन आया कितना 9, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पर 16 का, और वो 16 का डिफरेंस किसके ऊपर निकल रहा है, 25 के ऊपर निकल रहा है, और उसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास हमको रिजल्ट मिलेगा 64%। तो इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, जिसके अंदर यहां पर कहा गया है 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 4 संख्याओं का गुणनफल लेना है जिसकी 5 या 10 से विभाजित होने की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 11th क्लास के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसके अंदर हम जब भी वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हमको दे रखे होते हैं कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ हमको एक वर्ड दे रखा होता है और उस वर्ड में वॉवेल साथ साथ में लेकर नए वर्ड बनाने होते हैं या फिर है वो कॉन्सोनेंट साथ साथ में लेकर बनाने होते हैं। तो इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या है, जब साथ साथ पूछा जाता है तो हम पहले है वो साथ साथ नहीं वाला रिजल्ट निकालते हैं, या साथ साथ नहीं जब पूछा जाता है तो साथ साथ वाला रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद में हम 1 में से उस रिजल्ट को माइनस कर लेते हैं या टोटल रिजल्ट में से माइनस कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी काम लेंगे। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम इस तरह से पहले यहाँ पर जो कहा गया है कि विभाजित होने की प्रायिकता, तो हम निकालेंगे विभाजित नहीं होने की प्रायिकता। तो विभाजित नहीं होने की प्रायिकता हम किस तरह से देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल अवसर, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता पूछी गई है। तो हम यहाँ पर प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर, अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर। अब अनुकूल अवसर कितने, हमको यहां पर है वो 4 संख्याओं का गुणा करवाना है, ठीक है, और 4 संख्याएं कहां से कहां तक लेनी है, 0 से लेकर 9 तक। अब 0 से लेकर 9 तक अगर हम संख्याओं की बात करें तो टोटल संख्या कितनी होती है, 10। तो उन 10 संख्याओं में से हम जब भी टोटल रिजल्ट निकाल रहे होंगे तो वो 10 संख्याओं में से सारे के सारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो यहां पर 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाना है हमको। तो 4 संख्याओं के मल्टीप्लाई के लिए पहले वाले में पूरे 10 में से कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, दूसरा वाला भी पूरे 10 में से कोई भी डिजिट लेंगे, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है। तो यहाँ पर चारों नंबर के लिए हम वहां पर 10-10 लेकर चलेंगे, क्योंकि सभी के लिए समान अवसर होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पहला वाला जो नंबर लेंगे वो भी 10 में से कोई भी हो सकता है, दूसरा वाला भी 10 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है। तो यहाँ पर इसके जो टोटल रिजल्ट निकलेंगे, तो टोटल रिजल्ट इसके निकलेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये इसके टोटल रिजल्ट निकल गए। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर निकालना है कि विभाजित नहीं हो, 5 और 10 से विभाजित न हो, 5 या 10 से इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका गुणनफल है वो विभाजित ना हो, ये पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 डिजिट को जब 5 और 10 से विभाजित ही नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स यहां पर ये 2 जो डिजिट है उनको हम यहां से पहले ही निकाल देते हैं। तो प्रत्येक के अंदर से जब ये 2 डिजिट निकाल दी जाएगी और 4 संख्याओं का गुणनफल लेना है, तो यहां पर ये कितनी मिलेगी, 8 संख्या ही मिलेगी। अब क्योंकि 0 और 10 और 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 को हम निकाल चुके होंगे। तो 0 और 5 को निकालने के बाद में हमारे पास में नंबर कितने बचेंगे, पहले वाले में भी 8 में से सिलेक्शन करना है, दूसरे वाले में भी 8 रिजल्ट में से सिलेक्शन करना है, और तीसरे और चौथे में भी हमको है वो 8 डिजिट में से सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनुकूल अवसर हमारे पास में 4 संख्याओं के गुणनफल का अनुकूल अवसर मिलेगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर। तो अनुकूल अवसर हमारे पास में है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहां पर हमारे पास में कुल अवसर है 10 इंटू 10। तो अब इनको हम जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 2 से इसको काट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहां मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ऊपर हमको मिलेगा, यहां मिलेगा 625, और ऊपर हमको मिलेगा 64, 64 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौक 16, असल की 4 चंग 24 और 1 25, 256। तो 256 बटा 625 हमको यहाँ पर है वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमको 256 बटा 626। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी आई है कि यहाँ पर विभाजित नहीं हो रहा हो। अब हमको रिजल्ट निकालना है कि 5 या 10 से विभाजित हो रहा हो। तो उस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है P ऑफ A प्लस
पी ऑफ ए बार का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योगफल होता है वो 1 के तुल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर घटना घटित नहीं होना हमने पहले निकाल दिया है, अब हमको निकालना है घटना घटित होगी, मतलब विभाजन निकालना है, और विभाजन नहीं होना वो हम निकाल चुके हैं, तो उसको हम उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार। तो 1 माइनस अब पी ऑफ ए बार घटना के घटित नहीं होना मतलब विभाजित नहीं होना, वो रिजल्ट आया हमारे पास 256/626, 256/625, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एलसीएम लेने के बाद में 625 माइनस 256 बटा हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा 59/625, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसके अंदर ये बोल रहा है कि एक विद्यालय के तीन विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नकद पुरस्कार प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3:4:5 के अनुपात में उनको प्राइज मिल रहा है, नकद पुरस्कार मिल रहा है। फिर उसके बाद में ये इसमें कहा गया है, इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपए देते हैं। ये प्राइज मिलने के बाद में भी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनको 4,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दिए गए, ठीक है। 4,000 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी को ABC को है वो एक्स्ट्रा दिए गए वहां पर। अब ABC के नकद पुरस्कार का अनुपात, और क्योंकि उनका जो पैसा है वो बढ़ गया, 4,000 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिया, तो उस वजह से इसका रेशियो भी बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। अब रेशियो बदलकर, अनुपात बदलकर हो गया 5:6:7। तो इसमें ये कह रहा है कि B को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली। तो देखो यहाँ पर B की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर B का पहले जो रेशियो था वो तो था 4 पहले का अनुपात, और बाद का अनुपात बढ़कर कितना हो गया 6। तो पहले 4 था और बाद में हो गया 6, तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया यहाँ पर 2 का, ठीक है। और वो डिफरेंस किस वजह से आया था? वो डिफरेंस आया था 4,000 रुपीज की वजह से। तो वो डिफरेंस 2 है, वो 4,000 रुपीज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 = 4,000 रुपीज अपॉन 2, तो यहाँ हमको मिलेगा 2,000 रुपीज। अब जो 2,000 है उसको हम B के रेशियो से जब मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि B की राशि पूछी है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 8,000। 8,000 इसका करेक्ट आंसर था। थैंक यू।